ऐसा सुना है कि दुनिया के कोने कोने में ऐसी जगहें होती हैं जहां पर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होता रहता है। ऐसे घर, ऐसे कोने जहां लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक अजीब हवा का झोंका महसूस होता है, पर सबसे अजीब बात, जब सब कुछ ठीक होता है फिर भी मन के कोने में एक आवाज होती है जो जोर जोर से कहती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि रात के कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त दुनिया की सारी आवाजें चुप हो जाती हैं और असली खामोशी उसी वक्त बोलती है। क्या तुमने कभी ऐसे वक्त पर कुछ ऐसा महसूस करा है जब तुम एक ही जगह पर रुके हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें कॉन्टिन्यूअस देखे जा रहा है, जबकि वहां कोई भी नहीं है। जब हवा बिल्कुल भी तेज ना चल रही हो पर तुम्हें अजीब हवा के झोंके लगे जो तुम्हें ठंडक का एहसास कराए। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ अमन ने शेयर करा है। अमन वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, एक मध्य वर्ग के परिवार से बिलोंग करता है, ज़्यादा अमीर नहीं है। एंड अमन नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रहा था एंड वो डिसाइड करता है कि यस मैं नीट की प्रेपरेशन करूँगा। उसके घर वाले एग्री करते हैं एंड वो कोलकाता के पार्क सर्कस एक एरिया है, वहाँ जाता है नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड पहले वो वहाँ जाता है ये देखने के लिए कि वो रहने का इंतज़ाम कहाँ करेगा, क्योंकि अमन के परिवार के लिए, अमन के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी था कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, एक अच्छी जगह पर उसको रूम मिल जाए जहाँ से नीट की जो कोचिंग होगी उसकी वहाँ आना जाना उसका बहुत पास हो, पैसे ज़्यादा ना लगे और समय रहते उसकी कोचिंग कंप्लीट हो जाए। तो अमन जाता है और वेस्ट बंगाल के पार्क सर्कस वाले एरिया में देखता है, घर ढूंढना शुरू करता है और उसको एक घर मिल जाता है। वो घर बहुत पुराना होता है, लगभग 100 साल पुराना होता है। जो आज़ादी का समय था 1947, उससे भी पुराना घर था वो। अब मैं जो भी पोस्टर्स होंगे उस घर की पिक्चर्स हैं वो सारी मैं लगा दूंगा, जो भी प्रूफ्स हैं कि रियल इंसिडेंट है, तो एंड तक जरूर देखना एंड वो प्रूफ्स भी जरूर देखना। तो अमन उस घर के बारे में पता करता है, ऑनर से बात करता है, वो रेंट बताते हैं जो कि बहुत जेन्युइन होता है। अमन खुश हो जाता है। जो उसका कोचिंग सेंटर होता है वो उस घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है, तो एक घर मिल जाता है जहाँ पर रेंट बहुत कम है और दूसरा वॉकिंग डिस्टेंस पर उसको कोचिंग सेंटर मिल जाता है। वो घर का फिक्स करता है, ऑनर से बात करता है कि मैं यहीं पर रहने आऊँगा और अपने घर चला जाता है वापस। जुलाई के महीने में वो वापस आता है कोचिंग स्टार्ट करने के लिए एंड उस घर में रहने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। जैसे वो उस घर में आता है, अमन देखता है कि जो टॉप वाला फ्लोर था जहाँ पर वो रहने वाला है वहाँ पर 2 पर्सन और है, जो कि ऑनर ने कहा था कि तुम ऊपर वाले फ्लोर पर 3 लोग रहोगे, एक अमन और 2 लोग और हैं। अब वो कौन थे वो अमन को पता नहीं था। पहले मैं घर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। वो घर 2 मंजिल का था। जो ग्राउंड फ्लोर था वो गैरेज टाइप में बनाया हुआ था, पार्किंग स्पेस इन सब चीज़ों के लिए। फर्स्ट फ्लोर पर ऑनर की फैमिली रहती थी। जो फैमिली में पर्सन थे वो एक बूढ़े अंकल थे और एक आंटी थे और उनकी एक बेटी थी जो शादीशुदा थी, बट उसका डिवोर्स हो गया था, तो वो अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था बबलू। उसकी उम्र थी 12-13 साल। तो वो पूरे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, तो वो सब भी रहते थे। तो जो बबलू के मम्मी थे, अंकल आंटी के डॉटर, वो जॉब करते थे, बाकी सारे के सारे घर में रहते थे। सेकेंड फ्लोर पर रहता था अमन और वो जो 2 पर्सन थे। अब जो वो 2 पर्सन थे उनमें एक लड़की थी जिसका नाम था इंदू और एक लड़का था जिसका नाम था सोनू। ये दोनों कजन्स थे एंड इनकी फैमिली ने इनको अलाउ करा था नीट की कोचिंग के लिए। ये भी आए थे और ये भी काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनको ऐसा था कि एक ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और घर वालों के सपने पूरे करने हैं नीट क्रैक कर कर। तो ये दोनों भी उस घर में रह रहे थे। अब अमन पहले दिन आता है उस घर में, रात को अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है। करीबन 1-1:30 बज रहा होता है। अमन का बेड जोर जोर से हिलता है, बहुत जोर जोर से हिलता है। अमन को लगता है कि अर्थक्वेक आया है। वो एकदम से उठता है और दूसरे वाले रूम में जाता है और दोनों को बोलता है, इंदू और सोनू को, कि यार अर्थक्वेक आ रहा है, जैसे मेरा बेड बहुत जोर जोर से हिल रहा था। तो इंदू और सोनू बताते हैं कि यार
यहाँ पर ना रोज़ रात को बेड अपने आप हिलता है, ज़ोर ज़ोर से हिलता है। और ये आज की बात नहीं है, इस बात को हो गया काफ़ी टाइम, रोज़ ज़ोर ज़ोर से हिलता है। अब ये तीनों बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बेड अपने आप हिल रहा है और अर्थक्वेक भी नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। इतनी देर में इनको आवाज़ आती है किसी ने घुंघरू पहने हुए हैं और टेरेस पर कोई चल रहा है और बड़ी ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। अब ये तीनों डर जाते हैं, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर था जहाँ पर ये रह रहे थे वहाँ पर 2 रूम थे। 2 रूम में 3 बेडिंग थी, जिसमें 2 में वो कज़न रह रहे थे, इंदु और सोनू, और एक रूम के बेडिंग पर रह रहा था अमन। और जो अमन के रूम के बाहर वाला एरिया था ना, वो टेरेस वाला एरिया था, उसके सामने एक डोर था और उस टेरेस पे जाने के लिए इसके रूम से ही होकर जाना था, वहाँ और कोई कनेक्शन नहीं था। और वहीं से छत पर जाने के लिए पौड़ियाँ थी। तो यानी अगर टेरेस में किसी को जाना है तो इस रूम से होकर जाना होगा। और एक किचन था जो कॉमन किचन था, जो इंदु और सोनू के रूम के बगल से होके जाता था। तो अब ये तीनों वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये डरे हुए हैं कि बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, घुंघरू पहने हुए किसी ने, और नॉक होता है एकदम से दरवाज़ा, और वो टेरेस वाली साइड से होता है। अब ये तीनों डरे हुए इस बात पर होते हैं कि दूसरी साइड तो कोई जा ही नहीं सकता, तो वहाँ से टेरेस से नॉकिंग की आवाज़ कैसे आ रही है, ना कोई आवाज़ मार रहा है। ये 15, 20, 25, 30 मिनट होता है और शांत हो जाता है सब कुछ। अब इंदु और सोनू बोलते हैं यार बेड हिलता था, इतना पता था, बट ये आज बहुत वियर्ड हुआ है। तो तीनों अपने अपने बेड पर जाते हैं, डरे हुए हैं बिल्कुल। वो शिव आरती चला देते हैं, ये अपना हनुमान चालीसा चलाता है अमन, और सो जाता है। अब 4-5 बजे के करीब आसपास जो मंदिर थे वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ आरती होने लग जाती है, घंटियाँ बजने लग जाती है, तो इनकी नींद खुल जाती है और इनको थोड़ी सेफ्टी फील होती है कि यार अब ठीक है, और ये फिर अच्छे से सोए। अब ये सुबह उठते हैं और ये किसी को बताते नहीं है कि ये सब कुछ रात को हुआ, ये सोचकर कि फालतू का इशू होगा, टेंशन होगी, शायद घर चेंज करना पड़ेगा। और इनके मन में बहुत सारी सवाल थे कि हम ये घर चेंज नहीं कर सकते, हमें यहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जाना है। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, रोज़ दरवाजे पे नॉक हो रहा है, ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, घुंघरू पहने हुए, और बेड हिलता है ज़ोर ज़ोर से एक ही टाइम पर। कुछ दिनों बाद ना जो सोनू था वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो क्या करता है, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देख ही लेता है कि कौन है जो नॉक कर रहा है। और बाहर हवा चल रही होती है, रात का समय होता है और कोई भी नहीं होता। तीनों डर के मारे अंदर आते हैं, बात करते हैं और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। फिर से कि हनुमान चालीसा लगाकर, शिव आरती लगाकर कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ, बट चुपचाप सो जाते हैं। जैसे ही फिर से 4 बजे के करीब मंदिरों से घंटी की आवाज़ आती है तो इनको थोड़ी सी सेफ्टी फील होती है और फिर ये सोते हैं थोड़ा सा अच्छे से। अब ऐसे दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन जो नीचे वाले फ्लोर पे जो ऑनर रहते थे, वहाँ पर जो बबलू रहता था बच्चा 12-13 साल का, वो इनको मिलता है और वो ना बातों बातों में बताता है कि मेरे दादा ना जो मरे हुए लोग होते हैं ना उनको रखते थे ऊपर और उन पर रिसर्च करते थे। अब ये सुनकर ये तीनों के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ये दौड़ते हुए जाते हैं, आंटी से पूछते हैं, जो बूढ़े आंटी होते हैं, कि ये बच्चा बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर मरे हुए लोगों को रखते थे और उन पर रिसर्च करते थे, क्या ये सच है? आंटी हंसकर टाल देते हैं कि बच्चा है, मजाक कर रहा है, कहाँ इसकी बातों पे सीरियस कर ले रहे हो तुम लोग। अब वो डरे हुए होते हैं इतना, वो बोलते हैं कि बेड हिलता है बड़ी ज़ोर ज़ोर से रात को। तो आंटी उनको जवाब देती है कि घर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना घर है, तो रात को हैवी व्हीकल्स चलते हैं तो हिल जाता होगा, थोड़ा बहुत ऐसा फील होता होगा, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। पर आंटी माने ही नहीं। फिर उन्होंने बोला कि घुंघरू पे ना कोई नाचता है और धप 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 आवाज़ें आती हैं हमें टेरिस से, और टेरिस पे जाने का रास्ता मेरे रूम से है और टेरिस पर कोई नहीं होता। अब वो आंटी बोलते हैं वो टेरिस से आवाज़ नहीं आती, वो हमारे फ्लोर से आवाज़ आती है। जो ये बबलू के मम्मी है रात के समय आते हैं 1:30-2 बजे के करीब ऑफिस से, और वो आने के बाद डांस प्रैक्टिस करते हैं, जो कि फिर से एक बार अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि रात के 2-2:30-3 बजे कौन डांस करता है, वो भी घुंघरू पहनकर नीचे वाले फ्लोर पर कर रहा है डांस, आवाज़ ऊपर से आ रही है। बट आंटी इनको कुछ भी कहकर कन्विंस कर लेते हैं और ये चले जाते हैं रूम में। अब कुछ दिन और बीतते हैं, सेम चीज़ें बीत रही होती है। वो बबलू इनको फिर से मिलता है बच्चा, और वो बताता है कि ऊपर वाले रूम में जो मेरे दादा हैं उनके बहन भी आए थे, क्योंकि उनके पति के मतलब वो मर गए थे, तो वो वापस हमारे घर पर ही आ गए थे और ऊपर वाले रूम में रहने लगे थे। अब दादा दादी को पसंद नहीं था उनका रहना, तो ये हमेशा बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो जाते नहीं थे।
और कुछ समय बाद, क्योंकि वो भी बुजुर्ग थे, तो उनका ना पैर स्लिप हुआ, उनकी ना हिप बोन टूट गई और कुछ समय बाद वो मर गए वहीं पर। और उन्होंने मरते वक्त भी लास्ट वर्ड यही कहे थे कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। अब ये सुनकर ये तीनों और डर गए। अब जो बबलू था उसने ये बात इसलिए बताई क्योंकि इन तीनों ने बबलू को पकड़ा और इससे ना बातें उगलवाने लगे, कौन रहता था, क्या होता था, पहले भी होता था, अजीब घटनाएं। तो बबलू के मुंह से इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। अब ये इतना डरे हुए थे, बट फिर भी इन्होंने चुप रहना मंजूर करा, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं था कि ये करे तो करे क्या। घर ये नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी, नीट क्रैक कर अपने घर वालों को अच्छे एक प्लेटफॉर्म देना या फिर एक अच्छा भविष्य देना। इस चीज़ के लिए इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये पैसा कम खर्च कर नीट अपना क्लियर करे, उस पर फोकस करे। इन्होंने सब इग्नोर करा फिर, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। और कुछ दिनों बाद फिर से चीज़ें होने लगी। और एक दिन क्या होता है, ये सब सोए हुए थे, इनके ना रूम में आग लग जाती है, टेबल फैन होता है उसके बगल में आग लग जाती है। और सुबह इनको पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फैल गया आग। ये कॉल करते हैं, लोग आते हैं, आग बुझाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है जहाँ पर आग लगी थी वो टेबल फैन के बगल में लगी थी, और जबकि टेबल फैन में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं, और जो सॉकेट था, जो प्लग था, सब कुछ सही था। तो वो आग कैसे लगी किसी को पता ही नहीं लगा। वो बिल्कुल ऐसा था कि वो आग लगने का रीज़न पता ही नहीं लग पाया। कुछ दिनों बाद जो सोनू था वो दीवार के पास ब्रश कर रहा था, उसका सर बड़ी जोर से सामने वाली दीवार पे लगा और उसको यहाँ पर चोट भी लगी। उसने सबको बताया कि मेरा सर कैसे लगा, कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर पकड़ा और जोर से मारा, मैं खुद से नहीं गिरा, किसी ने पकड़ा, फोर्स करा, मेरा सर फोड़ा। अब सर डरे हुए। कुछ दिनों बाद इंदु बोलती है, मैं बाथरूम में थी और मैं खड़ी हुई थी, मैंने मिरर में किसी की शैडो देखी और वो कोई औरत जैसी शैडो थी। वो इतना ज़्यादा डर गई कि रूम में आई दौड़ती हुई और चुपचाप बैठी हुई है। सबको जब उसने बताया फिर सब डर गए, यार क्या हो रहा है, घर छोड़े तो छोड़े कैसे, रहे तो रहे कैसे। रोज का इनका रूटीन हो गया कि इन्होंने 4 बजे तक शिव आरती सुननी है, हनुमान चालीसा सुननी है 4 बजे, फिर या फिर किसी से बात करते रहना 4 बजे, जैसे मंदिरों में आसपास घंटी बजती थी, फिर ये चैन से सोते थे और तब सही रहता था सब कुछ। रोज का रूटीन हो गया इनका। अब इनके साथ क्या हो रहा था कि सोते सोते रात को इनकी नींद अपने आप खुल जाती थी 3 बजे के करीब, और इनको ना ऐसा लगता था कि कोई ना कोई तो घर में है जो कॉन्टिन्यूस इन्हें घूरे जा रहा है। इस दिशा में देखते थे तो लगता था इधर से घूर रहा है, इधर देखते थे ऐसा लगता था इधर से घूर रहा है, कॉन्टिन्यूस फील होता था कोई ना कोई इनको घूरे जा रहा है। और उस दिन जो अमन था उसको एक ड्रीम आता है कि एक औरत है जिसके बाल खुले हुए, वो हंस रही है इसे देखकर, इसके बेड के आसपास चले जा रही है और इसे बुला रही है। ये डर के मारे उठता है और इंदु को भी सेम सपना आता है उस दिन। इंदु बताती है सबको कि मेरे को ऐसा सपना है। अमन बोलता है कि मुझे भी सेम सपना आया। अभी सब इतना डरे हुए होते हैं कि बस सोच रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और आपस में तीनों प्लान बनाते हैं, काम करते हैं। आसपास कोई भी पंडित जी होंगे, कोई भी तांत्रिक होगा, कोई भी होगा, वहाँ चलते हैं, उन्हें बताते हैं, उनसे सॉल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं। और ना इनका जो घर था ना वो इतना पुराना था, इसके ठीक बगल पर एक नीम का पेड़ था और एक और फूल का पेड़ था, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और ऐसी कहानियाँ भी थी कि जब 1947 के आसपास दंगे भी हुए थे तो वहाँ पर भी कुछ लोग मरे थे और वहीं दबा दिए गए थे। तो वो पिक्चर्स भी हैं, वो भी मैं लगाऊंगा। घर की भी पूरी पिक्चर्स है, वो भी मैं एंड में लगाऊंगा। रूम की, कितना घर पुराना था वो भी, टेरेस कैसा था, सबकी पिक्चर्स लगाऊंगा। ये तीनों के तीनों पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित से बात करते हैं कि पंडित जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। पंडित जी इनको देखते हैं, इनके हाथ पकड़ते हैं और इनको बोलते हैं कि यार मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि जिस घर में तुम रह रहे हो वहाँ एक स्पिरिट है जो तुम सबको हॉन्ट कर रही है। एक्चुअली में वो वहाँ रहती है और किसी को रहने नहीं देगी, और वो तुमको डे बाय डे कमज़ोर कर रही है। और हो सकता है कि शायद आने वाले समय में वो तुम्हें इतना कमज़ोर कर दे कि तुम्हें नुकसान पहुँचाए और शायद मारने की कोशिश भी करे। क्योंकि इन्होंने कहा कि अभी तक हमें मारने की या ऐसा कुछ भी नहीं करा है, बस हमें हॉन्ट करती है। कोई चीज़ है वहाँ जो हमें हॉन्ट करती है और ड्रीम्स आ रहे हैं। तो जो पंडित जी थे उन्होंने इनको कोई सामान दिया, धागे दिए, अपने बेड के नीचे रखो, कुछ बांधने के लिए दिया और कहा कि अब चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। ये वापस घर में आते हैं, रखते हैं सामान, जैसा पंडित जी बोलते हैं वैसा फॉलो करते हैं, बट कुछ भी नहीं होता। चीज़ें वैसी बीत रही होती हैं जैसे रोज़ बीत रही थी। नॉक करने की आवाज़ें, किसी की चलने की आवाज़ें, सपने आना, कोई चलते हुए दिखना, किसी का घूरना, ये सब रोज़ हो रहा था।
अब जो अमन था वो इतना डर चुका था, इतना कमज़ोर हो गया था, इतनी हालत ख़राब हो गई थी, कोचिंग में उसका मन नहीं लगता था। उसने अपने घर पे कॉल करके बता दिया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मुझे घर आना है वापस, मैं घर से पढ़ूँगा। उसके घर वालों ने कहा तुरंत कि तू घर आ, तू वहाँ क्या कर रहा है। और उसने अपना हौसला तोड़ा और वो अपना सामान पैक कर कर उसने डिसाइड करा मैं घर चला जाऊँगा। और जिस दिन उसे घर जाना था उस दिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हुई। बेड हिला, वैसे जैसे रोज हिलता था, पर उससे काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से वो बेड था जो हिला। ऊपर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी छत से कि कोई चल नहीं रहा, भारी भारी सामान फेंक रहा है। और पूरी रात नॉक करने की आवाज़ आई उस रात, पूरी रात। और सुबह होते ही जो अमन था उसने सामान पैक करा, अपने घर चला गया, अपने परिवार के पास। अब उसके जाने के बाद भी इंदु और सोनू वहीं रह रहे थे। उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा हमारे पास कोई चारा नहीं, हम रुकेंगे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, फिर जाएंगे। और सोनू के साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी, इंदु के साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। इंदु के साथ क्या हुआ, वो बेड पर जब सोती थी और जब हिलता था रोज़, कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो बेड ही टूट गया। वो बेड टूटने के बाद जो हालत थी वो मैं स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा तुम्हें, तुम देख सकते हो। और इंदु को काफ़ी चोट भी लगी, पर वो वहीं रहे। और जो सोनू था उसके साथ भी वो ड्रीम्स आना, वो दिखना, वो सब हो रहा था, बट वो जैसे तैसे हैंडल कर रहा था। कोचिंग जा रहा था, शिव आरती हर रोज़ सुन रहा था। उसको 2-4 महीने बाद उसको चिकन पॉक्स हो गया, जिसके चलते उसको अपने घर जाना पड़ा और अकेले रुकना पड़ा इंदु को। इंदु अब रोज़ रात को लाइट जलाकर शिव आरती सुनते हुए पूरी रात गुजार रही थी। जब सोनू वहाँ ठीक हो गया, सोनू ने अपने घर पे बता दिया कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ऐसा सब कुछ हो रहा है, अजीबोगरीब हरकतें। सोनू के घर वाले आए, वो किसी तांत्रिक से बात करी, उन्होंने इंदु को भी दिखाया, सोनू को भी दिखाया, और इनको ना कुछ बांधने के लिए दिया बहुत पूजा करने के बाद। और तांत्रिक ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें एटलीस्ट कुछ नहीं होगा, पर जो वहाँ है वो जाएगा भी नहीं। तो ये घर पर आए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। चीज़ें कम होगी हो रही थी, डर लग रहा था, बट इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, इनके साथ हरकतें कम होगी और इनके दिन बीतने लगे। और 7-8 महीने बाद इनकी कोचिंग ख़त्म होगी और इन लोगों को भी वो रूम खाली करके जाना पड़ा और सब कुछ सही रहा इनके साथ। बट बाद में पता चला कि जो उस रूम में आए, उस रूम में उन लोगों के साथ हरकतें हुई। और बाद में पता चला कि सबसे पहले जो टेनेंट्स थे, किराएदार थे उस घर में, उस रूम में आने वाले, वो ये 3 लड़के थे, इंदु, अमन और सोनू। ये 3 लोग थे। वो घर कुछ अलग था, कुछ हो रहा था वहाँ गड़बड़। और पता लगा कि जो दादी और दादा रहते थे नीचे, अंकल आंटी, उनकी जो बहन थी वो वहीं मरी थी और उसी की स्पिरिट थी जो वहाँ से नहीं जा रही थी और सबको हॉन्ट कर दी। और कुछ दिनों बाद पता चला कि जो अंकल थे वो भी अपने बेड से बहुत ज़ोर से गिरे और 3-4-5 फुट दूर जाके गिरे। और ये बहुत अनयूजुअल था कि कोई इतनी दूर जाके कैसे गिरा। उन अंकल ने बताया कि मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने पकड़ कर फेंका। और अंकल आंटी ने हर मुमकिन कोशिश करी कि किसी को पता ना चले कि वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ गलत हो रहा है। किसी को पता लगने नहीं दिया, मुंह से कुछ बोला ही नहीं। अंकल की भी कुछ टाइम के बाद मृत्यु होगी जब वो गिरे उसके बाद। अब वो घर पूरा का पूरा खाली है। और अमन ने बताया, इंदु से बात करी, सोनू से बात करी, उन्होंने बताया कि हमारी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीज़न था कि हमने वो घर छोड़ा ही नहीं। हमने प्रायोरिटी दी काम को कि हम सक्सेसफुल होकर वहाँ से निकलेंगे, बट हमें ये समझ ही नहीं आया कि जान है तो जहान है। आखिरी में हम सबको जाना पड़ा, हमारी तबीयतें ख़राब हुई, हम फोकस नहीं कर पाए पढ़ाई में, हम क्लियर भी नहीं कर पाए, पर हम वहाँ जुड़े रहे और आखिरी में जाना पड़ा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब तुम्हें कुछ हिंट्स मिलते हैं ना, तो उन्हें देख लेना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेना चाहिए। वरना कब तुम्हारे साथ कैसा हो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। यही उन्होंने सीखा और यही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भी, ऑडियंस के साथ भी ये जो थॉट है वो शेयर करूँ कि कभी भी कुछ ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुम उसको नज़रअंदाज ना करो, उसको इग्नोर ना करो। हो सके तो एक्शन लो, चले जाओ, घर देख कर लो, सब चीज़ें देख कर करो। तो ये इंसिडेंट था जो अमन ने शेयर करा हमारे साथ, इंदु, सोनू और अमन के साथ हुआ। आप लोगों का क्या टेक है इसके ऊपर? क्या लगता है आप लोगों को कि कितना सच है या फिर क्या हुआ होगा और क्यों हो रहा था ये सब कुछ? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो अंकल आंटी जो थे वो भी नहीं चाहते थे कि वो उनकी सिस्टर वहाँ ऊपर रहे, तो वो हमेशा उनको वहाँ से निकालना चाहते थे। तो इसलिए शायद से जो स्पिरिट थी आंटी की,
जो उनकी सिस्टर की, उन्होंने उन अंकल को भी मारा। तो मुझे ऐसा लगता है, बट आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।